बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 के आगे बढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया ही था आपको, जब हम साइनेप्स के बारे में पढ़ रहे थे कि साइनेप्स क्या है, वो एक गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप। और जब इंफॉर्मेशन इस गैप से पास होती है तो वो केमिकल्स के फॉर्म में पास होती है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में पास नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो आपको भी याद होगा, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम, राइट, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। तो हमें पता है कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी नोज में रिसेप्टर्स होते हैं, उनका नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उसकी हेल्प से हम करते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो डायरेक्ट रोल तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में जो रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो इंफॉर्मेशन है वो सीधे स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ जाती है ना। ओके, चलो फिर फटाफट से ऐसा करते हैं कि एक बार जीनी से लिखवा लेते हैं ये सारे आंसर्स। चलिए लिखवाते हैं, जीनी फटाफट से लिखो आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल empty space between two nerve cells is called synapse. At synapse, a chemical substance is produced at the end of axon of one nerve cell that reaches to the other nerve cell through the dendrite. Thus, information is transmitted from one nerve cell to other nerve cell by synapse. So this is your proper answer. ठीक है, तो ये ही आंसर आपको एज इट इज लर्न करके लिखना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सेकंड आंसर देखते हैं, मींस थर्ड, क्योंकि एक तो हम पहले ही कर चुके, तो थर्ड आंसर है ये हमारा। ओके, तो थर्ड आंसर देखते हैं। तो थर्ड आंसर, जैसे कि मैंने बताया, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। चलो सिंपल ही है, तो आपको याद भी होगा अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा हो। The smell of agarbatti, यानी कि incense stick, diffuses in the air. It is detected by olfactory receptors present in the nose, and this information is sent to olfactory lobe by sensory nerves located in the forebrain. It responds to the information. Okay, इसके आगे आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, in this way we detect the smell of अगरबत्ती इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि इन दिस वे वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट वाला जो आंसर है वो है, देयर इज नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स। These involuntary actions are controlled by the spinal cord, which take place immediately without thinking of how to respond to the stimuli. Okay, तो ये हो गए सारे आंसर्स। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आगे यानी कि चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे वाला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि एनिमल वाला जो पोर्शन था वो अब हमारा खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब हमें प्लांट वाले पोर्शन पे काम करना है,
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और सबसे पहले लिखा है कि एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट plants have neither a nervous system nor muscles. So, how do they respond to stimuli? When we touch the leaves of a chui mui, yani ki the sensitive or touch me not plant of the mimosa family, they begin to fold up and droop. When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up into the air. What happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्लियर है कि अगर इस तरीके की चीजें प्लांट में नजर आती हैं, जैसे कि टच मी नॉट में को अगर हमने टच किया तो उसकी लीव्स मुरझा जाती, मतलब कहीं ना कहीं कोई सेंसेशन है। अगर सेंसेशन नहीं होता तो कैसे मुरझा जाती? दूसरी बात, जब हम एक सीड जमीन में डालते हैं तो रूट्स ही नीचे जाती हैं, रूट्स जमीन की तरफ जाती हैं, अंदर की तरफ, जबकि शूट ऊपर की तरफ। तो यहाँ भी कोई ना कोई सेंसेशन है जो हमें, जो प्लांट को गाइड कर रहा है कि भाई कौन सा पार्ट नीचे जाएगा, कौन सा पार्ट ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि उनके अंदर इतना ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई ब्रेन नहीं है, उनके पास कोई क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं है। ये बात ठीक है, दिस इज फैक्ट। ओके, ठीक, आगे बढ़, आगे क्या लिखा है? देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड, द directional movement of a seedling is caused by growth. If it is prevented from growing, it will not show any movement. The plants show two different types of movements, one depend on growth and other independent of growth. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो, उसके एक तो ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है मूवमेंट का, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो मूवमेंट हमें नजर आएगा। और जो दूसरा टाइप है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, वो डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है। जबकि टच मी नॉट वाला जो मूवमेंट है, जब हम लीव्स को टच करते हैं और वो फोल्ड हो जाती हैं, तो वो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है, तो दो तरीके के मूवमेंट प्लांट शो करते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, इमीडिएट यानी कि जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, और क्योंकि ग्रोथ वाला मूवमेंट तो बहुत स्लो है, हम देख ही नहीं पाते उस मूवमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let us think about the first kind of movement, such as that of the sensitive plant. यानी कि touch me not, since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. But there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई नर्वस टिश्यू नहीं उनके पास, तो वो कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उन्हें किसी ने छुआ? उनके पास मसल टिश्यू नहीं, तो फिर वो कैसे मूवमेंट शो कर रहे हैं, कैसे उनकी लीव्स फोल्ड कर रहे हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और आंसर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये मूवमेंट शो हो रहा है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये टच मी नॉट काम करता है। ओके, आगे बढ़,
आगे लिखा है, इफ वी थिंक about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. ठीक है, यानी कि जहां हमने टच किया मूवमेंट वहां नहीं हो रहा, वहां से कहीं अलग हो. So information that a touch has occurred must be communicated. The plants also use electrical chemicals, means to convey this information from cell to cell. But unlike in animals, there is no specialized tissue in plants for the conduction of information. Finally, again, as in animals, some cell must change shape in order for movement to happen. Instead of the specialized proteins found in animals, muscle cell, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shape. समझ आया? मतलब ये है कि भाई हमारे पास तो एक डेवलप सिस्टम है जिसकी वजह से हम मूवमेंट शो कर पाते, लेकिन प्लांट्स के पास ये डेवलप सिस्टम नहीं है, तो फिर वो कैसे शो करते हैं? पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल केमिकल्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं, ये बात फैक्ट. दूसरी चीज ये है कि हमारा जो मूवमेंट होता है वो हमारे मसल सेल्स में एक सर्टेन टाइप का प्रोटीन होता है जो अपनी शेप चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स की शेप चेंज होती है और वो मूवमेंट हमें नजर आता है. लेकिन प्लांट्स में ये प्रोटीन नहीं होता, वो अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे स्वेलिंग और श्रिंकिंग करके अपनी शेप को चेंज करते. ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स अपना मूवमेंट शो करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. अब हालांकि ये मूवमेंट काफी स्लो होता है और हमें नजर भी नहीं आता, बट ये मूवमेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते. स्लो है बट है. चलिए देखते हैं क्या करते हैं. लिखा है सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइम अप other plants or fences by means of tendrils. ठीक है, टेंड्रिल मतलब एक तरीके की शेप होती है जिस शेप की मदद से जो प्लांट है वो आगे आगे बढ़ने लगे. नीचे कोई फिगर होगी तो मैं आपको दिखाऊं. These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. This causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction because this growth is directional. It appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. ठीक है, तो जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो मूवमेंट शो करती है, और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे पी प्लांट्स हैं, तो जो पी प्लांट्स हैं वो क्या है, क्लाइंबर्स हैं. बस उनका जो स्टेम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो खुद अपने दम पे खड़े रहे, तो वो क्या है, आसपास की सपोर्ट के सहारे ऊपर बढ़ते हैं. और ऊपर बढ़ने के लिए उनकी जो हेल्प करता है वो है टेंड्रिल्स. ये टेंड्रिल्स जो है वो उनको ऊपर बढ़ने की तरफ हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से वो ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं. ठीक है, ओके. अब है एक एक्टिविटी. तो जैसे कि हम एक्टिविटी तो करते ही हैं सारी,
तो हम ये एक्टिविटी भी करेंगे। एक्टिविटी में भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हम एक्टिविटी को छोड़ नहीं सकते, किसी भी एक्टिविटी। ओके, चलिए ये एक्टिविटी देखते हैं, ये एक्टिविटी क्या करती है। एक्टिविटी में लिखा हुआ है फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। ठीक है, भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखा है कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मैश। ठीक है, जाली लगानी है उसके ऊपर। कीप 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh। और जो वायर मैश है उसके ऊपर कुछ सीड्स रख देना। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। ठीक है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जो एक साइड से ओपन है, जैसे कि यहाँ हमें दिखाया गया। Keep the flask in the box in such a manner that the open side of the box faces light coming from a window। तो हमें इस तरीके से रखना है इसको कि जो ओपन साइड है वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bend towards light and root away from light। ये जो रूट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, जबकि जो शूट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। Now turn the flask so that the shoots are away from light and roots towards light। Leave it undisturbed in this condition for a few days। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस फ्लास्क, इसको जो ये जो है आपका कॉनिकल फ्लास्क, इसको आपने 180 डिग्री पर घुमा देना। ओके, 180 डिग्री पर घुमा देना। तो इससे क्या होगा कि जो शूट है वो अवे फ्रॉम लाइट डायरेक्शन में आ जाएगा और जो रूट है वो टुवर्ड्स लाइट डायरेक्शन में आ जाएगा। आगे देखते हैं। हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। क्या कहते हो? आंसर है यस। आर देयर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ। तो डिफरेंस यही है कि जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगी, मतलब शूट ने लाइट की तरफ ही बढ़ना है और रूट ने लाइट से अवे ही बढ़ना है। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो प्लांट्स हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो लाइट उनके लिए एक स्टिमुलस है और वो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक अच्छी एक्टिविटी थी जिसने हमें बताया कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और होंगे भी, क्योंकि लाइट तो उनके लिए मस्ट है। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, बिना लाइट के उनकी ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो लाइट इज मस्ट फॉर देम, तो इसलिए उन्होंने लाइट सेंसिटिव होना भी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। देखिए एक और दे रखा है। अब देखो इसमें क्या है, पढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंफॉर्मेशन है इस बुक में, बस ध्यान से पढ़ो, आप पूरा पूरा स्कोर करने वाले हैं एग्जाम। ओके, एनवायरमेंट environmental triggers such as light, gravity will change the direction that plant parts grow in, and these directional or tropic movement can be either towards the stimulus or away from it। So in two different kinds of phototropic movement, shoots respond by bending towards light while roots respond by bending away from it। How does this help the plant? ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो एक अच्छा नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मूवमेंट प्लांट में लाइट की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, और अगर किसी केमिकल की वजह से हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे केमोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है
तो हम उसे बोलेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर वाटर की तरफ से हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट अभी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते, आगे लिखा है, देखिए, प्लांट शो ट्रॉपिज्म in response to other stimuli as well. The roots of a plant always grow downwards, while the shoots usually grow upwards and away from the earth. This upward and downward growth of shoots and roots, respectively, in response to pull of earth of gravity, is obviously geotropism. If hydro means water and camo refers to chemicals, what would hydrotropism? जाहिर सी बात है, पानी की वजह से जो मूवमेंट होगा उसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे, केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होगा उसे हम बोलेंगे कैमोट्रोपिज्म, है ना? So can we think of examples of these kinds of directional growth movement? One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules. तो आपने ये पढ़ रखा है कि जो क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो जब स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं तो वो उनका जो मूवमेंट है वो नेचुरली ओव्यूल की तरफ होने लगता है। तो दिस इज द केमोट्रोपिज्म about which we will learn more when we examine the reproductive processes of living organisms. ठीक है, तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें जब जाएंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आया? तो 3-4 नई चीजें मिली हैं, उनको याद रखना है, फोटोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं ये सब याद रखने वाली चीजें, इनको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पता नहीं क्या सामने आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे लिखा है, लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड in the bodies of multicellular organisms. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflowers in response to day or night, on the other hand, is quite slow. Growth-related movement of plants will be even slower. तो कहीं पे हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है, जैसे कि टच मी नॉट का। कहीं हम देखते हैं कि मूवमेंट स्लो है, जैसे कि सनफ्लावर का। और कहीं हम देखते हैं कि मूवमेंट और ज्यादा स्लो है, जैसे कि ग्रोथ। तो जब प्लांट ग्रो करता है तो वो बहुत धीमे धीमे मूवमेंट शो करता है। ठीक है, आगे पैरा है, इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, नॉट एब्सर्टली। हमारी उंगलियां हैं, हमारे जो हाथ है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। कभी आपने नहीं देखा हुआ कि किसी की फिंगर उसके माथे पे ग्रो होने लगी, फोरहेड। ठीक है, सो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. और अगर ऐसा है तो कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जो इस सारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा हो। तो उसके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन है ये रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ, electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in the animal body. Secondly, once an electrical impulse is generated,
in a cell and transmit it, the cell will take some time to reset this mechanisms before it can generate and transmit a new impulse. In other words, cell cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो ठीक है, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू अगर आप जाओगे, इंफॉर्मेशन को भेजोगे, तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस। तो फास्ट कैसे होगा? फास्ट हम लेंगे केमिकल्स, केमिकल्स यानी हार्मोन्स। जो हार्मोन्स हैं वो हमें हेल्प करने वाले इस सारे प्रोसीजर में। देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि इफ इंस्टेड ऑफ generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound. This compound would diffuse all around the original cell. If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. And this will be slower, of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently. These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity. As we would expect, different plant hormones help to coordinate growth, development, and response to the environment. They are synthesized at places away from where they are active and simply diffuse to the area of it. तो यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ज्यादा सक्सेसफुल है हार्मोन्स, यानी कि वो केमिकल्स जो तेजी से हर सेल के अंदर डिफ्यूज हो सकते। तो जो फास्ट मूवमेंट अगर आपको चाहिए पूरी बॉडी के अंदर, तो ये जो हार्मोनल सिस्टम है इस पे आप रिलाय कर सकते। समझ आया? तो एक एक वर्ड आपके लिए कीमती है, एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो डोंट स्किप एनी पैराग्राफ। ओके, आगे बढ़ो। आगे लिखा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। When growing plants detect light, a hormone called auxin, देखो एक इंपॉर्टेंट नाम है ऑक्सिन, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से कि भाई हाँ मैंने कुछ पढ़ा था या सर ने कुछ पढ़ाया था, बताया था मुझे, ऑक्सिन नाम रख लो। सिंथेसाइज एट द शूट टिप, कहाँ पे होगा, कहाँ पे पैदा होता है ये, शूट की टिप पे। हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, क्या फंक्शन है, helps the cell to grow longer. When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of the shoot. And this concentration of auxin stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot, which is away from light. Thus, the plant appears to bend towards light. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ कैसे झुक जाता है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। ठीक है, ओके, आगे देखिए, आगे और भी नाम मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जहां भी मिलेंगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आर गिबरेलिन्स। ये देखो एक और नाम है, इंपॉर्टेंट नाम, रटो इसे बैठ के, गिबरेलिन, which like auxins help in the growth of the stem. ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो तो शूट टिप है तो ऊपर ऊपर ग्रोथ करता रहता है, ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और नाम मिला, साइटोकिनेंस, ये भी एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल देन दैट
they are present in greater concentration in areas of rapid cell division, such as in fruits and seeds. These are example of plant hormones that help in promoting growth. तो ये तीनों जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हैं, लेकिन तीनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्शन जो है वो अलग है, तो उसको समझना है और उसी के हिसाब से एग्जाम में आंसर देना है। ठीक है, एक और रह गया, वो भी बता देते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। एब्सिसिक एसिड, ये देखो नेक्स्ट, फोर्थ, abscisic acid is one example of hormone which inhibits growth. Its effects include wilting of leaves. तो इसका काम क्या है? ग्रोथ को रोकना। तो ये अकेला है जो ग्रोथ को रोकेगा, बाकी तीन तीन मिलकर ग्रोथ को बढ़ाएंगे। समझ आया? ओके, चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले ये चैप्टर एक बार और अच्छे से समझो, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन से शुरू करें। ठीक है, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप खुद भी बता सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि भाई मैं ही बताऊंगा। जैसे व्हाट आर प्लांट हार्मोन, ठीक है ना? तो प्लांट हार्मोन्स आर सर्टेन केमिकल्स दैट हेल्प इन ग्रोथ एंड इनहिबिट ग्रोथ। एग्जांपल्स ऑक्सिन, साइटोकिन्स, गिबरेलिंस, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 2, how is movement of leaves of sensitive plant different from the movement of shoot towards light? अब towards shoot वो तो उसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से, जो कि बंदा एक प्लांट हार्मोन है। जबकि सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट है वो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से है ना? नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। एक हम तीन तीन बता देते हैं, ऑक्सीजन, गिबरेलिंस और साइटोकिन्स। ये कह रहे हैं, अभी अपना एक ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडल अराउंड द सपोर्ट। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन जो होता है वो शूट की टिप पे होता है। अब शूट की टिप पे होने की वजह से वो सिर्फ शूट, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, टॉप मोस्ट जो पोर्शन है, सिर्फ उसी को ग्रो करता है। जैसे ये शूट है तो आपको यहाँ मिलेगा, तो ये यही इसी को ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, तो बहुत आसान है। आपने एक ट्री बना देना है, ठीक है ना? एक ट्री बना दो, यहाँ पे वाटर शो कर देना। ओके, तो आप देखेंगे कि जो रूट्स हैं, जो इसकी रूट्स हैं वो इस तरफ बेंड हो जाएंगे प्लांट की तरफ, और ये जो शूट वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द वाटर चला जाए। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो इन क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स के साथ शुरू करने वाले। ठीक है, सो डोंट मिस दैट वीडियो ऑल्सो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।